नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच जुमारी जंग तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी को संबोधित किया और ममता बनर्जी उसमें शामिल नहीं हुई और प्रोटोकॉल के तहत जैसे कि उन्हें शामिल होना था। उधर शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि पश्चिम बंगाल के अंदर नरेंद्र मोदी की लहर साफ दिखाई दे रही है। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी के संबोधन समारोह में और उनका कहना है कि उन्हें न्योता नहीं दिया गया, जबकि यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि वो आमंत्रित की गई थी। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ममता बनर्जी बिल्कुल ही अजीबोगरीब किस्म की राजनीति कर रही है। उनको लग रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की जो पूरी, इसको कह सकते हैं कि जो उनका लेगेसी है, वो तृणमूल कांग्रेस ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। ये उनकी बपौती है, ये उनकी गलती है। और आज वो शांति निकेतन के इस कार्यक्रम में शामिल ना होकर के, ये जो विश्व भारती का जो सेंटिनरी ईयर जो मनाया जा रहा है, इसमें शामिल ना होकर के इन्होंने रविन्द्रनाथ ठाकुर की जो है बाकायदा अपमान किया है। और ये एक मुद्दा आगे चलकर बनेगा। वो बहानेबाजी क्या कर रही हैं? वो बहानेबाजी ये कर रही हैं कि उन्हें इनवाइट नहीं किया गया जी। जबकि यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि इनविटेशन तो हमने भेजा, लेकिन बंगाल है, वहाँ पे कोई सामने आकर के बोलेगा तो नहीं। डर है, खौफ है। मालूम चला कि भाई वाइस चांसलर ने कुछ सही बात कह दी तो तृणमूल के गुंडे उसकी पिटाई कर दे। ये तो स्थिति है बंगाल की। लेकिन ये जो पूरा मसला हुआ है, ये मसला ये भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, इन दोनों के बीच ये जो जुबानी जंग चल रही है, खास करके गुरुजी को लेकर के जी, कि भाई टैगोर किसके हैं, उसका कौन लेगेसी का उत्तराधिकारी है, ब्ला ब्ला। ये राजनीति से बिल्कुल अलग होना चाहिए जी। और डॉक्टर साहब, यहाँ पर ममता बनर्जी ये भी कह रही हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो ज़बरदस्ती बंगाल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ ही वो ज़बरदस्ती रविंद्रनाथ टैगोर का गुजरात कनेक्शन निकाल रहे हैं। ये बेकार की बातें हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल के नहीं हैं, वो पूरे हिंदुस्तान के हैं जी। ये तमाशा बंद होना चाहिए। और ये हर चीज़ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से ये जो कहा जाता है भाई उनका गुजरात कनेक्शन, उनका ये कनेक्शन, उनका ये कनेक्शन है, क्या ज़रूरत है? राजनीति आपको करनी है, आप राजनीति मुद्दों पे कीजिए। आपने क्या काम किया है केंद्र सरकार के रूप में, आपने बंगाल के लोगों के लिए क्या आपने दायित्व निभाया है, उसके बारे में बातचीत कीजिए। वहाँ पे सवाल ममता बनर्जी से पूछा जाना चाहिए कि 10 साल में आपने जो परिवर्तन का जो नारा दिया था उसके बारे में बात करें। तो यहाँ तो चल रहा है इनसाइडर तो आउटसाइडर। गुजरात बाहर थोड़ी है देश के, और आप इसको मुद्दा बना रहे हैं कि भाई अमित शाह आउटसाइडर है तो मोदी आउटसाइडर है, नड्डा आउटसाइडर है। अरे भाई, चुनाव लड़ेगा वहाँ पे आउटसाइडर या बंगाल के लोग ही चुनाव लड़ेंगे जी। शुभेंदु अधिकारी वो बंगाल का नहीं है, दिलीप घोष बंगाल के नहीं है, अर्जुन सिंह बंगाल के नहीं है, या फिर मुकुल रॉय बंगाल के नहीं है। ये तमाशा चल रहा है वहां पे। और बहुत ज्यादा इनको शौक है बंगाली अस्मिता के ऊपर बातचीत करने का। तो ये बताएं कि जो सिंडिकेट चलता है, जो भ्रष्टाचार मिटाने का, यही रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इनको बताया है, यही इसी राह पे चलने के लिए जी। आप अपने पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी के ऊपर, घर के ऊपर बम मार दें, उसको फांसी से लटका दें, उसकी हत्या कर दें, हर जगह रोज मारपीट करें, यह आपको ठाकुर जी ने समझाया है? यह टैगोर का मैसेज तृणमूल कांग्रेस ने ग्रहण किया है? ये तमाशा कर रहे हैं। कट मनी लेते हैं आप, सिंडिकेट चलाते हैं आप, भ्रष्टाचार के सारे जो रिकॉर्ड्स जो है तृणमूल कांग्रेस ने तोड़ दिए, और ये माला जप रहे हैं भाई हम रविन्द्रनाथ टैगोर कर रहे हैं, और इस तरह की चीजें। और मैं आपको बताऊं कि ये इस तरह का कैंपेन ये कहीं कहीं पे तो सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन जब ये एंटी इनकम्बेंसी का मसला होता है, जब भी कोई सरकार काम नहीं करती है, तो इसी तरह के ऊल जूल सवालों को जो है अपनी राजनीति का मेन प्लैंक बना देती है। सुगतो राय को मैं देख रहा था, आज वो टेलीविजन पे वो ये कह रहे थे कि भाई ये चुनाव इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर होगा।
अरे इनसाइडर आउटसाइडर, बांग्लादेशियों को वोटर लिस्ट में शामिल करेंगे आप, और उसके बाद बड़ी बेशर्मी से आप ये भी कहेंगे इनसाइडर आउटसाइडर। आप कह रहे हैं कि भाई खून की नदियां बह जाएगी, लेकिन रोहिंग्या मुसलमान वो बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से बाहर नहीं भेजे जाएंगे। ये इनसाइडर आउटसाइडर। हिंदुस्तान का लीडर, देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री, बंगाल में 40% मोदी को वोट देने वाले लोग आउटसाइडर हो गए, रोहिंग्या इनसाइडर हो गया, बांग्लादेशी मुसलमान जो है इनसाइडर हो गए। ये किस तरह की बातें हो रही है? आपने क्या काम किया है वो बताएं आप। भारतीय जनता पार्टी को भी इस चीज में उलझने की जरूरत नहीं है भाई, इनसाइडर आउटसाइडर। और मैं ये बता रहा हूं, ये इसलिए ये प्लान पकड़ा जा रहा है ममता बनर्जी की तरफ से, क्योंकि ममता बनर्जी अच्छी तरीके से जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बंगाल में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो ममता बनर्जी के सामने टिक सके। भारतीय जनता पार्टी मोदी का चेहरा दिखाकर, अमित शाह का चेहरा दिखाकर वोट लेना चाहती है, तो भाई दबाव इसलिए डाला जा रहा है कि आप बताएं कि आपका चीफ मिनिस्टर चेहरा कौन होगा जी। और आप बताएंगे नहीं तो ये काम चलेगा नहीं। जब तक भारतीय जनता पार्टी अपना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट की घोषणा नहीं करती है चुनाव से पहले, तब तक ये मसला जो है वो चलता रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी कि नहीं हम चुनाव के बाद करेंगे, तो ये होता नहीं है। इसी वजह से कि चूंकि आप एक चीफ मिनिस्टर का चेहरा, आप एक लीडर को आप बंगाल में पिछले 5 साल में खड़ा नहीं कर सके, इस वजह से कई राज्यों में आपकी हार हुई है जी। एक तो खराब चीफ मिनिस्टर के वजह से आप हारे हैं, और आपकी जो जैसे दिल्ली में आपके पास कोई चेहरा नहीं। भाई प्रधानमंत्री मोदी को तो लोग वोट दे देंगे प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोकसभा में, लेकिन विधानसभा का जब चुनाव होगा तो पूछेंगे भाई कौन है चीफ मिनिस्टर। बिल्कुल। यही एज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को था, और यही एज ममता बनर्जी को बंगाल में मिलेगा जी। तो भारतीय जनता पार्टी को भी रिथिंक करना चाहिए। आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा लीडर हो सकता है, जो वर्तमान में है उससे हो सकता है, बाहर से लाना है बाहर से लाए, लेकिन आपको एक चेहरा देना होगा। अदरवाइज ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर ये अपने पुराने उस टेक्निक पे जो है वो काम करते रहेंगे। आप यूपी में तो मोबिलाइज कर गए, लेकिन यूपी में भी आउटसाइडर किया जा रहा था, लेकिन आपने, हालांकि वहां पे तो कुछ मूवमेंट ये जो अलग चल रहा था राम मंदिर और इस सब चीज़ों का, तो इस वजह से आप निकल गए। वहां पे एंटी इनकम्बेंसी जो है बहुत ज़्यादा वो काम कर गया, और कांग्रेस पार्टी भस्मासुर के साथ आपने, इस अखिलेश यादव ने हाथ मिला लिया, तो भस्मासुर से हाथ मिलाओगे तो डूबना तो तय था, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। लेकिन यहां पे आपको तो एक चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। अदरवाइज ये तमाशा जो है, जो एक नॉन इशू है, इनसाइडर आउटसाइडर, तो टैगोर किसके तो विवेकानंद किसके, ये चलता रहेगा। और मनीष जी, जिस तरीके से अब ये बात सामने आ रही है कि बीजेपी जो 294 विधानसभा सीटें हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, उनके लिए एक एक नेता तैनात कर सकती है, तो ऐसे में कैसी स्थिति रहेगी? देखिए, ये जो अलग अलग कंस्टिट्यूंसी में अगर आपके पास नेशनल लेवल के लीडर्स हैं इतने, आपके पास पूरे जो है आपके पास पूरा रिसोर्सेज भी है, आपके पास लीडरशिप भी है, अलग अलग किस्म के लोग भी हैं, संगठन से जुड़े हुए भी लोग हैं, क्योंकि ये करना ज़रूरी है। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप देखिए 294 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी को पिछले बार कितनी सीटें मिली थी? 3 जी। और अब आपको हर जगह चुनाव लड़ना है। हर जगह इस तरह की तस्वीर बन रही है कि टीएमसी से लोग आ रहे हैं, तो कम्युनिस्ट पार्टी से आ रहे हैं, कांग्रेस से आ रहे हैं। इन पार्टियों का जो वर्क कल्चर है वो इंटायरली डिफरेंट है जी। बिल्कुल ही डिफरेंट है। कांग्रेस पार्टी है, जिसके पॉकेट में पैसा है वो कांग्रेस पार्टी का लीडर है। वहां संगठन का माने मतलब नहीं है, पैसा फेंकिए तो आपको आदमी मिल जाएगा। जिस उम्मीदवार के, कांग्रेस के उम्मीदवार के पास पैसा नहीं है, उसके पास आदमी नहीं मिलते हैं जी। तो वो एक अलग वर्क कल्चर है। भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है, और साथ ही साथ इसमें
अलग अलग हिंदूवादी संगठन जैसे आरएसएस है, बीएचपी है और इसके जो सिस्टर कंसर्न्स हैं जी जैसे एबीवीपी है और तमाम तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस जुड़े हुए हैं, ये लोग भी इस चुनाव में उनके साथ मदद एक टीम की तरह काम करते हैं जी। तो आप इस तरह के लोगों के साथ किस तरह से कोऑर्डिनेशन करते हैं? ये सब लोग एक साथ मिलकर एक ध्येय के साथ इस चुनाव में अपनी हिस्सेदारी दें, इसके लिए क्या जरूरत होता है? आदत तो आप उस तरह के वर्क कल्चर से पूरी तरह से वाकिफ हो, और अगर वाकिफ नहीं हो तो वहां पे किसी बाहर के ऐसे लीडर को बिठाया जाएगा जो आपके पूरे क्रियाकलापों को संगठन के हिसाब से, भारतीय जनता पार्टी का अपना जो वर्क कल्चर है उसके हिसाब से उसको ढाला जाए। और इसीलिए ये जो हर सीट के ऊपर एक केंद्र से एक बाहर से एक लीडर को बिठाया जा रहा है, उनका पर्पस यही होगा कि इस इलेक्शन के जरिए ये जो तमाम बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जो नए नए लोग जो आ रहे हैं, उनको ये समझाना, ये बताना कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से चुनाव लड़ती है, किसका क्या दायित्व होता है, किस तरीके से ये आरएसएस और जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन में काम करती है और हमारा वर्क कल्चर किस तरीके का है। तो इट्स अ गुड मूव। अच्छी बात है कि इससे जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई सारे जैसे शुभेंदु अधिकारी आ गए कि भाई तृणमूल के सारे लोग इधर आ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी रही कहाँ, तो वो ट्रेनिंग का एक हिस्सा हो जाएगा जी। जहाँ तक मैं आपको बता दूं कि आरएसएस के लिए ये जो पूरा जो बीजेपी के लिए भी और सब जगह के लिए भी चुनाव संगठन को मजबूत करने और संगठन को खड़ा करने का एक बहुत ही इसको एप्रोप्रिएट मौका समझते हैं। और हर बार जहां चुनाव होते हैं आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो पहले से बेहतर होता चला जाता है। तो मुझे लगता है कि इसीलिए जो है वो ये डिसीजन जो है लिया गया है। अब जो स्ट्रक्चर आप समझिए कि किस तरीके का हो गया है कि बहुत सीनियर लेवल के लीडर्स को आपने भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको 7 बड़े बड़े लीडर्स को भेजा गया है जो 6 लोकसभा सीट के ऊपर वो कोऑर्डिनेट करेंगे जी। अब उनके अंदर देश भर से तमाम इंचार्ज जो अलग अलग कंस्टिट्यूंसी में जो है लगाया गया है, तो वो तो एक एक आदमी के अंदर 42 तो ये इस लेवल से पूरा स्ट्रक्चर किया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि ये अच्छी प्लानिंग है और इस तरह की प्लानिंग, इस तरह का जो स्ट्रक्चरिंग जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, राहुल गांधी को कुछ सीखना चाहिए। और मनीष जी, जिस तरीके से अब तो शुभेंदु अधिकारी ने भी ये बोल दिया है कि पश्चिम बंगाल के अंदर मोदी जी की लहर जो है साफ देखने को मिल रही है और 2021 में सुनामी आने वाली है, तो कितना बड़ा झटका लगेगा ममता बनर्जी को? देखिए, ममता बनर्जी के गढ़ में मिदनापुर के ये जो बेताज बादशाह जी शुभेंदु अधिकारी ने आज अपना पद यात्रा शुरू किया, रैली शुरू की है जी। ये पूरे बंगाल के अंदर जो बड़ी खबर है इसमें कि वो पूरे बंगाल के अंदर जहाँ जहाँ उनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वहाँ वो रोड शो कर रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, शहर शहर जा रहे हैं। और मैं बस इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने से पहले ही कुछ बंगाली चैनल्स में देख रहा था जिस पे वो तस्वीरें आ रही थी जिसमें शुभेंदु अधिकारी बाकायदा रोड शो पे कर रहे हैं। अजीबोगरीब भीड़, अजीबोगरीब रिस्पांस, इतना ज़्यादा लोग, इतने हर जगह वो उसको कह सकते हैं कि पूरा भाजपा में जी नजर आ रहा था पूरा माहौल। तो शुभेंदु अधिकारी एक पॉपुलर ग्रास रूट लीडर हैं, वो उन्हें साबित करना होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, और इसलिए उन्होंने ये कार्यक्रम अपना रखा है कि वो घूम घूम करके वो हर जगह जाएंगे, हर लोगों से मिलेंगे और उनकी ये जो कोशिश रहेगी कि जहाँ जहाँ वो जाते हैं, कि चूँकि वो ग्राउंड लेवल के लीडर हैं, यही मेन ऑर्गेनाइजर थे टीएमसी के, तो टीएमसी को तोड़ने का भी काम करेंगे, टीएमसी के मनोबल को खत्म करने का भी काम करेंगे और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को उन इलाकों में जहां अब तक भारतीय जनता पार्टी सीटें नहीं जीतती थी वहां पे वो जीत दिला सके, ताकि इनकी जो दावेदारी है फ्यूचर में एक बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी की, वो दावेदारी अपना साबित कर सके। जी मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी। धन्यवाद।
तो जैसे कि स्ट्रैटेजी की बात है, जो बंगाल की 42 लोकसभा सीटें हैं उसके लिए बीजेपी ने स्पेशल टीम 7 बनाई। जहां तक कि विधानसभा सीटों की बात है तो उसके लिए 294 अलग अलग नेताओं की तैनाती की बात हो रही है। लेकिन ममता बनर्जी की ओर से इस तरह की जो स्ट्रैटेजी है अगले विधानसभा चुनावों को देखते हुए वो सामने नहीं आई है। अगर सामने आए हैं तो वो है ममता बनर्जी के इन स्ट्रैटेजीज पर हमले। तो इससे ये समझा जा सकता है कि ममता बनर्जी की तैयारी जो है विधानसभा चुनावों के लिए वो जीरो है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।